शिमला में गर्मा गर्म मैगी बेचने वाली के लिए आया दिल्ली के अमीर टूरिस्ट का रिश्ता। ईशानी के पिता जैसे ही सब्जियां बेचकर घर आते हैं तो ईशानी की माँ कहती है, आ गए जी आप सब्जियां बेचकर। आज सब्जियां अच्छी तरह बिकी या रोज की तरह कम ही बिकी? क्या बताओ करुणा, आजकल तो सब्जियों में कमाई हो ही नहीं रही है। जैसे तैसे मेरी कुछ सब्जियां बिक गई हैं और बची हुई सब्जियां तो दूसरे दिन खराब हो जाती हैं। पिताजी, मुझे लगता है कि अब हमें अपनी इनकम का कोई और तरीका ढूंढना चाहिए। हाँ बेटा, तू सही कह रही है, लेकिन शिमला के पहाड़ों में और कोई काम करना आसान भी तो नहीं है। वैसे भी इतनी ठंड पड़ रही है कि हम क्या करें, हमें समझ नहीं आता। माँ, आपको पता है, मैं जब नए साल में घूमने गया था तो मैंने देखा कि हमारे पहाड़ों में जगह जगह मैगी के स्टॉल लगे हुए थे। शिमला में कितने सारे टूरिस्ट आते हैं और आपको पता है पहाड़ों में लोग मैगी खाना बहुत पसंद करते हैं, तो क्यों ना हम लोग भी मैगी के स्टॉल लगाएं? हाँ बेटा, मैगी बेचने का काम तो अच्छा है और उसमें कमाई भी अच्छी है, लेकिन कंपटीशन बहुत है। पहले से ही मैगी के इतने स्टॉल हैं, आखिर कोई हमारी मैगी क्यों खाएगा? पिताजी, मुझे याद है दादी माँ अपने हाथों से मसाले कूटकर मैगी में डालकर हमें बनाकर खिलाती थी। क्यों ना हम भी ऐसे ही हाथों से कुटे मसाले मैगी में डालकर बहुत टेस्टी मैगी बनाए। मुझे विश्वास है कि अलग तरह की मैगी लोगों को बहुत पसंद आएगी। वैसे ईशानी बात तो सही कर रही है और करके देखने में क्या बुराई है। वैसे भी जी आपकी उम्र हो रही है, अब आपके लिए इतनी मेहनत करके घूम घूम कर सब्जियां बेचना आसान भी तो नहीं है। ठीक है, कल कमल को पैसे देकर बाजार भिजवा दो। वो मैगी बनाने का सारा सामान, स्टोव और एक टेबल ले आएगा। कल ही हम मैगी का स्टॉल लगाएंगे। अगर हमारा मैगी का स्टॉल चल गया तो हमारे लिए अच्छी बात हो जाएगी। ठीक है पिताजी। और माँ, आप मुझे बता दो कि दादी माँ कैसे कैसे मसाले कूटकर मैगी बनाती थी। मैं सारे मसाले भी तैयार कर लेती हूँ। अब करुणा कमल को कुछ पैसे देकर बाजार भिजवाती है तो वहीं ईशानी को वो अलग अलग मसालों के बारे में बताती है। ईशानी उन सारे मसालों को इकट्ठा करके तवे पर भून लेती है और उसके बाद सिलबट्टे में कूटने लगती है और कूटते हुए कहती है, माँ, मसालों से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। इससे बनने वाली मैगी भी बहुत ही टेस्टी होगी, आप देखना। हाँ बेटा, तू सही कह रही है। ईशानी कूट पीट कर मसालों को डिब्बे में भर लेती है। अगले दिन सुबह वो लोग शिमला के पहाड़ों पर मैगी का स्टॉल लगा लेते हैं। सभी ने शिमला की ठंड से बचने के लिए ओवरकोट पहने हुए थे और साथ में गर्म टोपी भी लगा रखी थी। ईशानी ने स्टोव जलाया और मैगी बनाना शुरू किया तो वहीं कमल आवाज लगाने लगा, आइए आइए, गर्मा गर्म मैगी खाइए, हाथों से कुटे मसालों की खुशबू के साथ गर्मा गर्म मैगी का स्वाद लीजिए। कमल की आवाज सुनकर दो ग्राहक वहां आते हैं और एक ग्राहक कहता है, भैया तुम्हारी मैगी में से तो सचमुच बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, लाओ जरा एक प्लेट मैगी हमें भी लगा दो। हाँ हाँ भैया, अभी लगा देती हूँ। ईशानी दोनों ग्राहकों को एक एक प्लेट मैगी लगा देती है। वो दोनों मैगी खाते हैं तब ग्राहक कहता है, अरे भाई, तुम्हारी मैगी में तो खुशबू के साथ साथ स्वाद भी बहुत अच्छा है। अब हम जब भी यहाँ आएंगे तो तुम्हारी मैगी जरूर खाएंगे। ग्राहक पैसे देकर खुश होकर चला जाता है और पैसे लेकर ईशानी भी बहुत खुश होती है और अपने परिवार वालों से कहती है, देखा माँ, हमारे ग्राहकों को हमारी मसाला मैगी कितनी पसंद आई। अब देखना, जल्दी ही हम इन पहाड़ों में मसाला मैगी वाले के नाम से मशहूर होने वाले हैं। कहते हैं ना, कभी कभी जुबान पर सरस्वती बैठी होती है तो वो बात पूरी हो जाती है। ऐसे ईशानी की बात भी जल्दी पूरी हो गई। ईशानी मसाला मैगी वाली के नाम से मशहूर हो गई और उसकी मैगी स्टॉल पर भीड़ लगने लगी। आज भी ईशानी अपने स्टॉल पर मैगी बनाकर ग्राहकों को दे रही थी, तभी एक औरत शोभना उसके पास आई और बोली, अरे बेटा, क्या तुम्हारा नाम ईशानी है और क्या तुम ही वो मसाला मैगी वाली हो जो पहाड़ों में हाथ के कुटे पिसे मसाले वाली खुशबूदार मैगी बेचती हो? हाँ माँ जी, मैं ही ईशानी हूँ और मैं ही हाथों के कुटे पिसे मसालों से बनी मसाला मैगी बेचती हूँ, आप खाकर देखिए। ईशानी उस औरत को मसाला मैगी बनाकर दे देती है। वो औरत मसाला मैगी खाती है और कहती है, बेटा सचमुच तुम्हारी मैगी तो बड़ी ही स्वादिष्ट है और तुम भी बड़ी सुंदर और प्यारी बच्ची हो। शोभना के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर और उसके घर वाले बहुत खुश होते हैं। ये तो थी ईशानी। अब आइए आपको दिल्ली ले चलते हैं, जहां मोहित अपने दोस्तों से बातें कर रहा है। बातों बातों में ही वो अपने दोस्तों से कहता है, यार इस बार तो न्यू ईयर में हम हर बार की तरह शिमला घूमने गए ही नहीं। मुझे तो शिमला के पहाड़ों पर ठंडी ठंडी वादियों की बहुत याद आ रही है। हम लोग शिमला चलने का प्लान करते हैं, तुम लोग बताओ कि कब चलना है शिमला। यार मोहित, तुझे तो पता है कि इस बार हमारे कॉलेज के एग्जाम लेट हो गए थे, इसलिए हम नहीं जा पाए। लेकिन तू चिंता मत कर, हम जल्दी ही शिमला घूमने का प्लान बनाते हैं। हाँ यार, पिछली बार की तरह इस बार भी खूब मस्ती करेंगे और खूब रील्स बनाएंगे। पिछली बातें करने के बाद मोहित अपने घर आ जाता है, जहां मोहित की माँ लड़कियों की फोटो देख रही थी। मोहित की माँ उसे देखकर कहती है,
अरे आओ आओ मोहित बेटा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। देखो पंडित जी ने कितनी सारी लड़कियों की फोटो भिजवाई और देखो ये लड़की तो बहुत ही सुंदर है, राधा नाम है इसका, बिल्कुल राधा की तरह दिख रही है। तुम इसे देखकर फाइनल कर लो तो कल ही हम इसे देखने जाएंगे। मोहित भी सोफे पर आकर बैठ जाता है और राधा की फोटो ध्यान से देखता है। उसके बाद कुछ सोचते हुए कहता है, ओहो माँ, देखो ना, इस लड़की की आंखें इतनी सुंदर नहीं है और ये बाकी लड़कियां भी कुछ खास नहीं लग रही हैं। इनमें से तो कोई मुझे लड़की पसंद नहीं आ रही है। अरे शिवानी, तुम्हारे बेटे को तो कोई लड़की पसंद ही नहीं आती। हर लड़की में ये कोई ना कोई कमी निकाल देता है। मुझे तो लगता है कि तुम्हारे बेटे की शादी इस जन्म में तो होने वाली नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं आप, चुप चुप बोलिए। कोई सपनों की शहजादी उसका भी कहीं इंतजार कर रही होगी। अब देखना यह है कि भगवान उससे मिलन कैसे करवाते हैं। अरे माँ, ये सब बातें छोड़ो और ये बताओ कि हम सब लोग शिमला ट्रिप पर चलें क्या? अभी वहां का मौसम भी बहुत अच्छा है। ऐसा करता हूँ, मैं पहले दीदी से पूछ लेता हूँ। ऐसा कहकर मोहित कोमल को फोन लगाता है और कहता है, कोमल दीदी कैसी है तू, और तेरा बेटा कैसा है? हाँ मोहित, मैं तो अच्छी हूँ। वैसे तुझे मिले काफी दिन हो गए, बता तू कब आ रहा है? दीदी मैं तो कह रहा हूँ कि तू यहाँ आ जा, हम सब मिलकर शिमला ट्रिप पर चलेंगे। वैसे भी मैं इस बार शिमला गया नहीं और शिमला का मौसम भी बहुत अच्छा है। सचमुच साथ चलेंगे तो बहुत मजा आएगा। मोहित जाना तो मैं भी चाहती हूँ, लेकिन तुझे तो पता है ना कि अभी मेरा बेटा छोटा है, तो मैं पहाड़ों में इतनी ठंड में नहीं जा सकती। इस बार तो अपने दोस्तों के साथ चला था, अगली बार हम सब साथ में जाएंगे। ठीक है कोमल दीदी, कोई बात नहीं, हम फिर कभी चलेंगे। बात करने के बाद मोहित फोन रख देता है और अपनी माँ को ये सारी बातें बताता है। ये सुनकर शिवानी कहती है, बेटा कोमल सही कह रही है। वैसे भी तुझे तो पता है कि पिछले कुछ दिनों से तेरे पिताजी की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो तू अभी अपने दोस्तों के साथ शिमला घूम कर आ जा, अगली बार हम लोग साथ चलेंगे। और ऐसे ही मोहित अपने चारों दोस्तों के साथ शिमला ट्रिप प्लान कर लेता है और वो लोग शिमला के लिए निकल पड़ते हैं। शिमला पहुंचकर सभी एक होटल में रुकते हैं और उसके बाद फ्रेश होकर घूमने निकल पड़ते हैं। वो लोग शिमला के पहाड़ों में घूमते हैं, फोटोज क्लिक करते हैं, रील्स बनाते हैं। उसके बाद मोहित कहता है, यार मुझे बहुत भूख लग रही है, चलो कुछ खाते हैं। यार मोहित, शिमला में आकर पहाड़ों की मैगी नहीं खाई तो क्या खाया, चलो मैगी खाएंगे। हाँ यार साहिल, वो सामने एक बड़ा सा रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है, चलो वहीं चलकर मैगी खाते हैं। अब सभी लोग उस मैगी के रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। सभी लोग टेबल पर बैठते हैं और फिर मोहित वेटर को मैगी का ऑर्डर देता है। थोड़ी देर में वेटर मैगी लाकर सामने रख देता है, जिसे खाकर सुमित कहता है, यार पहाड़ों की मैगी का नाम तो बहुत सुना है, लेकिन ये मैगी तो बहुत ही फीकी दिखाई दे रही है। हाँ तू कह तो सही रहा है सुमित, लेकिन खाकर देखते हैं, क्या पता खाने में टेस्टी हो। अब चारों दोस्त अपनी अपनी मैगी खाने लगते हैं। मैगी खाकर सुमित कहता है, यार इस रेस्टोरेंट की मैगी तो बहुत महंगी है, लेकिन टेस्ट तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हाँ यार, बस जैसे तैसे इसे खाकर खत्म ही करना है। ऐसा कहकर सभी दोस्त मैगी खा लेते हैं और रेस्टोरेंट के बाहर निकल जाते हैं। फिर रेस्टोरेंट के बाहर ही खड़े होकर आपस में बातें करने लगते हैं। यार पहाड़ों की मैगी तो बहुत मशहूर होती है, लेकिन मुझे तो ये मैगी बहुत ही बकवास लगी। हाँ यार, मैगी खाकर बिल्कुल भी मजा नहीं आया। पीछे खड़ी एक औरत उन लोगों की बातें सुन रही थी। वो उनके पास आकर कहती है, बेटा पहाड़ों की मैगी सचमुच बहुत स्वादिष्ट होती है, लेकिन सही जगह पर जाकर खाना पड़ता है। ऐसा करो कि तुम लोग यहाँ से सीधे जाकर दाहिने मुड़ जाना, वहां पर एक बड़ी प्यारी सी लड़की मैगी का स्टॉल लगाती है। उसकी मैगी से दूर से ही खुशबू आती है। वो हाथों से कुटे मसाले डालकर मसालेदार मैगी बनाती है। तुम्हें वहाँ मैगी खाकर मजा ही आ जाएगा। अरे वाह चाची, आप सच कह रही हैं? तो ठीक है, फिर हम अभी वहां जाकर मैगी खाएंगे। उसके बाद सब निकल जाते हैं मैगी वाली के स्टॉल पर मैगी खाने। थोड़ी देर में सभी वहां पहुंच जाते हैं तो देखते हैं कि सामने मैगी के स्टॉल पर एक आंटी मैगी बेच रही हैं। ये देखकर मोहित कहता है, यार वो आंटी तो बता रही थी कि कोई सुंदर सी लड़की मैगी बेचती है, लेकिन यहाँ तो आंटी मैगी बेच रही हैं। शायद ये वो स्टॉल नहीं है जिसके बारे में वो आंटी बता रही थी, और मुझे यहाँ वहाँ की मैगी खाकर अपना मुंह का स्वाद और खराब नहीं करना है। हाँ यार मोहित, बात तो तू सच कह रहा है। हालांकि उन आंटी ने तो यहीं का पता बताया था, शायद हम गलत जगह पर आ गए हैं, चल वापस चलते हैं। यही सोचकर वो लोग वापस होटल चले जाते हैं। अगले दिन फिर से वो लोग इस रेस्टोरेंट के सामने से गुजर रहे थे, तभी शोभना उन्हें मिलती है और कहती है, अरे बच्चों फिर क्या हुआ, तुमने खाई पहाड़ों की असली मैगी उस सुंदर लड़की के हाथों से? नहीं आंटी, हमें तो वो स्टॉल मिल ही नहीं पाया। शायद हम सही जगह पहुंचे ही नहीं, क्योंकि जहां आपने बताया था वहां तो एक आंटी ने मैगी का स्टॉल लगाया था। हमें कोई भी लड़की नजर नहीं आई। अरे बेटा, हो सकता है तुम जिस समय पर गए हो वहाँ पर वो लड़की ना रही हो। दरअसल उस एरिया में मैगी का वही एक स्टॉल है। आज तुम लोग फिर से जाओ और वहाँ की मैगी खाओ। तुम हमेशा अपनी इस आंटी को याद करोगे। तो ठीक है आंटी, आज हम फिर जाकर देखते हैं।
अब सभी लोग फिर से उस मैगी के स्टॉल को ढूंढते हुए वहां पहुंच जाते हैं। तभी सुमित को दूर से ही ईशानी दिखाई देती है। मोहित देखता है कि एक सुंदर सी लड़की लॉन्ग ओवरकोट पहने, चेहरे पर मुस्कान लिए अपने परिवार वालों के साथ मैगी बनाकर लोगों को बड़े प्यार से खिला रही थी और उसकी मैगी से दूर से ही खुशबू आ रही थी। मोहित खुश होकर अपने दोस्तों से कहता है, यार वो आंटी तो बिल्कुल सच कह रही थी। वो देखो, वो लड़की दूर से ही कितनी सुंदर दिखाई दे रही है, उसकी मैगी की खुशबू भी यहाँ तक आ रही है। हाँ तो ठीक है मोहित, लेकिन तू ये बता कि हम मैगी खाने यहाँ आए हैं या सुंदर लड़की देखने आए हैं? सुमित की बात सुनकर सभी दोस्त हंस पड़ते हैं। फिर सब दोस्त वहां पहुंचते हैं। मोहित तो उसे देखते ही जैसे उस पर अपना दिल है हार बैठता है। तभी सुमित उससे कहता है, क्या हो गया मोहित, कहाँ खो गया तू? मैगी नहीं खानी है क्या तुझे? हाँ यार, खानी तो है। अब सुमित ईशानी को 5 प्लेट मैगी बनाने के लिए कहता है। ईशानी मुस्कुराकर उन लोगों के लिए 5 प्लेट मैगी बनाती है और सभी लोग मैगी खाते हैं। फिर विकास मैगी की तरफ देखते हुए इशारे करते हुए कहता है, यार सचमुच ये पहाड़ों वाली मैगी खाकर तो मजा ही आ गया। मोहित के दोस्त मोहित से बातें कर रहे थे, लेकिन मोहित उस लड़की को ही देखे जा रहा था। मैगी खाने के बाद सभी लोग अपने होटल वापस आ जाते हैं और रात को आराम करते हैं, लेकिन मोहित रात भर उस लड़की के ख्यालों में खोया रहता है। सुबह सभी लोग अपने बस से वापस घर आ जाते हैं। घर पहुंचकर मोहित अपने घर वालों को शिमला की सारी बातें बताता है और वो कहता है, माँ पता है इस बार हमने एक लड़की के हाथों की बनी हुई मैगी खाई। माँ वो लड़की सचमुच बहुत ही टेस्टी मैगी बनाती है और दिखने में भी बहुत सुंदर है। अरे भाई, इस बार तो ये शिमला से ज्यादा उस लड़की की तारीफ कर रहा है। इसे पूछो कहीं अपना दिल तो नहीं दे आया उस लड़की को। अजी क्यों छेड़ रहे हैं मेरे बेटे को? आप चुप ही रहा कीजिए। वैसे बेटा, हमारे कॉलोनी के जो खन्ना साहब है ना, उनकी बेटी अमेरिका से पढ़कर लौट आई है, तो आज उसे चलकर एक नजर देख ले। अगर तुझे पसंद आ जाए तो हम तेरी शादी की बात पक्की कर देंगे। मोहित भी खन्ना साहब की बेटी को देखने के लिए हाँ कह देता है। शाम को सभी लोग खन्ना साहब के घर जाते हैं, जहाँ किरण सभी के लिए नाश्ता लेकर आती है। मोहित किरण को देखता है तो उसे किरण के अंदर ईशानी दिखाई देती है। वो किरण को ध्यान से देख रहा था, तभी शुभम शिवानी के कानों में धीरे से कहता है, लगता है तुम्हारे बेटे को खन्ना साहब की बेटी पसंद आ गई है। देखो उसे कैसे देख रहा है। शुक्र है भगवान तेरा, कम से कम मेरे बेटे को कोई लड़की तो अच्छी लगी। शिवानी ऐसे सोच ही रही थी कि तभी मोहित चौंक कर खन्ना साहब की बेटी से नजरें हटाता है और अपनी माँ के कान में धीरे से कहता है, माँ मुझे लड़की पसंद नहीं है, तुम घर चलो। और इस तरह एक बार फिर मोहित लड़की को रिजेक्ट कर देता है और वो लोग घर आ जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ईशानी के पिता ईशानी की माँ से कहते हैं, करुणा अब तो हमारे मैगी का स्टॉल भी बहुत अच्छा चलने लगा है और भगवान की दया से कुछ पैसे भी इकट्ठा हो गए हैं, तो क्यों ना अब हम ईशानी के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर उसकी शादी कर दें। ओ पिताजी, ऐसी भी क्या जल्दी है मेरी शादी करने की? बेटा तेरे पिताजी सही कहते हैं, अब तेरी भी शादी की उम्र हो गई। आखिर आज नहीं तो कल तुझे ब्याह कर अपने ससुराल तो जाना ही है। बस अब हम तेरे लिए रिश्ता देखना शुरू करेंगे। जहाँ एक तरफ ईशानी के रिश्ते की बात हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ मोहित अपने दोस्त सुमित को फोन करता है और कहता है, यार सुमित मुझे शिमला जाना है, चल फिर से शिमला चलते हैं। यार मोहित क्या हो गया है तुझे? अभी 10 दिन भी नहीं हुए शिमला से वापस आए और तो फिर शिमला जाने को कह रहा है। भाई शिमला कोई पास में थोड़े ना है कि कभी भी उठकर चले जाएं। खर्चा भी लगता है और समय भी लगता है, थोड़ा रुक कर चलेंगे यार। यार तुझे अपने पैसे और खर्च की पड़ी है, यहाँ मेरा सोना खाना पीना सब कुछ छूट गया है। अरे ऐसा क्या हो गया भाई? कहीं वो मैगी वाली लड़की तेरे दिमाग में ही तो नहीं रह गई? हाँ यार तू सही कह रहा है, मैं जब से शिमला से आया हूँ तब से उसे भूल ही नहीं पा रहा हूँ। देख यार, अगर तुम लोग मेरे साथ शिमला नहीं चले ना तो मैं अकेले ही शिमला चला जाऊंगा। अरे रिलैक्स यार, करते हैं प्लान। ठीक है, मैं सभी से बात करता हूँ, ऐसा करते हैं 2 दिनों के बाद निकलते हैं। और इसी तरह उन 5 दोस्तों की एक बार फिर शिमला ट्रिप पर जाने का प्लान बन जाता है। 2 दिनों बाद वो लोग शिमला ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। शिमला पहुंचकर वापस उसी होटल में रुकते हैं और फिर शाम को सभी लोग ईशानी के स्टॉल पर पहुंचते हैं, जहां ईशानी अकेले ही स्टॉल पर मैगी बना रही थी। वो सलवार सूट के साथ एक रेड जैकेट पहने हुए थी और साथ में रेड कैप लगाए हुए थी। वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। मोहित कहता है, सुनिए हम लोगों के लिए 1-1 प्लेट मैगी लगा दीजिए। वैसे आपका प्यारा सा नाम जान सकता हूँ क्या? जी मेरा नाम ईशानी है। अपना नाम बताते हुए ईशानी सभी को मैगी दे देती है। तब मोहित मैगी खाते हुए कहता है, आपके हाथों की बनाई हुई मैगी तो सचमुच में बहुत जादू है। आप जितनी खूबसूरत हैं मैगी भी उतनी ही अच्छी बनाती हैं। मोहित की बात सुनकर ईशानी मुस्कुरा देती है। मोहित और उसके दोस्त मैगी खाकर चले जाते हैं। अब अक्सर मोहित और उसके दोस्त कभी स्टॉल पर आकर मैगी खाते तो कभी ईशानी के स्टॉल के सामने खड़े होकर बातें करते। मोहित लगातार ईशानी को देखता रहता। अब ईशानी भी इस बात को समझने लगी थी और उसे भी धीरे धीरे मोहित अच्छा लगने लगा था। एक दिन ईशानी अपने घर पर परिवार के साथ बैठी खाना खा रही थी। तभी ईशानी के पिताजी कहते हैं, करुणा मैंने लोगों से
कुछ ईशानी के रिश्ते के बारे में बात की थी। आज मेरा दोस्त हरीश मुझे एक लड़के के बारे में बता रहा था। शिमला के पहाड़ों में ही उसका एक छोटा सा रेस्टोरेंट है। क्यों ना हम उस लड़के को चलकर देख लें। अगर वो हमें अच्छा लगे तो हम ईशानी का रिश्ता उससे तय कर देंगे। हाँ पिताजी, ये तो बहुत अच्छा है। दीदी शिमला में ही रहेंगी और जीजा जी के साथ रेस्टोरेंट चलाएंगी। फिर कभी कभी वो स्टॉल पर आकर हमारी मैगी भी बना दिया करेंगी। कमल, तुझे मेरी शादी से ज्यादा अपनी स्टॉल और अपनी मैगी की पड़ी है? नहीं दीदी, मैं तो बस। कमल की बात सुनकर सभी लोग हंस पड़ते हैं और खाना खाने लगते हैं। तभी ईशानी मन ही मन में सोचती है, वो लड़का तो आजकल मेरे स्टॉल के आसपास कितने चक्कर लगाता है। अब मुझे भी वो अच्छा लगने लगा है। क्या मेरी उससे शादी हो सकती है? अरे, अभी क्या सोचने लगी। मैं तो उसे अच्छी तरह जानती भी नहीं हूँ। पता नहीं वो कहाँ का है और क्या पता वो सिर्फ ऐसे ही मुझे देखता हो। मैं बिना एक नंबर की बुद्धू हूँ। ऐसा सोचकर ईशानी खाना खाने लगती है। अगले दिन ईशानी फिर से अपने स्टॉल पर खड़ी मैगी बेच रही थी। तभी मोहित अपने सभी दोस्तों के साथ स्टॉल पर पहुंचता है और ईशानी से कहता है, सुनिए ईशानी जी, हम सबके लिए एक प्लेट मैगी लगा दीजिए। ईशानी मुस्कुराकर सभी के लिए मैगी बनाने लगती है। तभी कमल वहां आता है और ईशानी से कहता है, दीदी, कल पिताजी कह रहे थे ना उनके दोस्त हरीश के बेटे से तेरी शादी की बात चलाएंगे। आज मैंने हरीश अंकल के बेटे को देखा। देखने में बहुत अच्छा है। मैं, माँ और पिताजी उसके रेस्टोरेंट में गए थे। माँ को भी वो लड़का बहुत पसंद आया। अब तो जल्दी तेरी शादी पक्की हो जाएगी। कमल, तुझे दिखाई नहीं देता कि मैं मैगी बना रही हूँ? कहीं भी कुछ भी बोलने लगता है। चल चुप हो जा और मैगी बनाने में मेरी मदद कर। अब कमल मैगी बनाने में ईशानी की मदद करने लगता है। ईशानी मैगी बनाकर सभी को देती है। वो लोग मैगी खाकर होटल वापस आते हैं और तब मोहित अपने दोस्तों से कहता है, यार सुना तुम लोगों ने, ईशानी की शादी की बात चल रही है। हाँ, वो तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। जवान लड़की की शादी की बात उसके घर वाले करते ही हैं। यार विकास, तू समझ नहीं रहा है। मैं ईशानी से प्यार करता हूँ और अपने सिवा मैं उसकी शादी किसी और से नहीं होने दे सकता। हाँ, तो इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है। तू घर चल और अपने परिवार वालों को ईशानी के बारे में बता दे। फिर उन्हें शिमला लेकर आ और ईशानी से मिलवा दे। उसके बाद रिश्ते की बात करके ईशानी से शादी कर ले। सिंपल। ठीक है, तो फिर मैं ऐसा ही करूंगा। चलो घर चलते हैं। मोहित अपने घर आ जाता है और अपने मम्मी पापा को सारी बातें बताता है। ये सब सुनकर मोहित की माँ कहती है, बेटा, मुझे तो ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि तुझे शिमला की ही सही लेकिन कोई लड़की तो पसंद आई। कम से कम बहू घर लाने का मेरा सपना तो पूरा होगा। ठीक है, हम सब मिलकर शिमला जाने की प्लानिंग करते हैं और उस लड़की से तेरी शादी की बात फिक्स करते हैं। हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन कोमल को भी फोन करके बुला लो। सब साथ में जाएंगे शिमला ईशानी के लिए रिश्ता लेकर। अब शिवानी कोमल को फोन करती है और उसे सारी बातें बताती है और कहती है, बेटा, तेरी भाभी को देखने के लिए चलना है, इसीलिए तू तैयार होकर जल्दी से आ जा, हम साथ चलेंगे। ठीक है माँ, मैं कल ही आ जाती हूँ। अगले दिन कोमल भी घर आ जाती है और जल्दी ही सभी लोग शिमला के लिए निकल जाते हैं। शिमला पहुंचकर वो होटल में रुकते हैं और फिर सब लोग तैयार होकर ईशानी के मैगी स्टॉल पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर में वो ईशानी के मैगी के स्टॉल के सामने पहुंच जाते हैं। दूर से ईशानी को देखकर मोहित के घर वाले बहुत खुश हो जाते हैं। तब शिवानी कहती है, बेटा, ईशानी तो दूर से ही चांद की तरह चमक रही है। सचमुच तूने तो बहुत सुंदर लड़की पसंद की है। माँ, ईशानी लाखों में एक है, तभी तो हमारे मोहित को पसंद आई। अरे, अब तुम लोग दूर से ही उसके बारे में बात करते रहोगे या उसके पास भी चलोगे? अब सभी लोग ईशानी के स्टॉल पर जाते हैं, जहां ईशानी अपने पूरे परिवार के साथ ग्राहकों को मैगी बनाकर दे रही होती है। ईशानी मोहित को देखते ही पहचान लेती है और कहती है, अरे मोहित जी, कैसे हैं आप? लगता है इस बार आप अपने परिवार के साथ शिमला ट्रिप पर आए हैं। हाँ ईशानी, ये मेरे मम्मी पापा हैं और ये मेरी बहन है। नमस्ते जी, रुकिए, मैं आप लोगों के लिए स्पेशल मैगी बनाती हूँ। अब ईशानी उन सभी के लिए मैगी बनाती है। सभी लोग मैगी खाते हैं और फिर शिवानी के मैगी की तारीफ करते हुए ईशानी की माँ करुणा से कहती है, बहन जी, आपकी बेटी ने तो सचमुच बहुत ही टेस्टी मैगी बनाई है और वैसे वो है भी बहुत प्यारी। हाँ बहन जी, ये तो आपने सही कहा। हमें भी अपनी बेटी पर बहुत गर्व है। वैसे बहन जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अरे बहन जी, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? आप जो कहना चाहती हैं आराम से कहिए। बहन जी, मुझे आपकी बेटी के रिश्ते के बारे में बात करनी है। हाँ बहन जी, मेरी बेटी के रिश्ते के लिए हम लड़का तो ढूंढ रहे हैं। एक दो अच्छी जगह बात भी चल रही है। जैसे ही बात जमेगी हम उसका ब्याह कर देंगे। बहन जी, हम दिल्ली में रहते हैं और मोहित मेरा इकलौता बेटा है। आप तो इसे जानती हैं। 2-3 बार आपकी दुकान पर, आपके स्टॉल पर मैगी खाने आ चुका है। हाँ बहन जी, हम इसे जानते हैं। बड़ा ही प्यारा बच्चा है आपका। हाँ बहन जी, मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का रिश्ता मांगने शिमला तक आई हूँ। मेरे बेटे को आपकी बेटी बहुत पसंद आ गई है और आपकी बेटी से मिलकर तो हम सबको भी आपकी बेटी बहुत पसंद है। शिवानी की बात सुनकर करुणा हैरान रह जाती है और कुछ सोचने लगती है। थोड़ी देर बाद वो कहती है,
माफ करना बहन जी, लेकिन हम शिमला में रहते हैं और यहाँ से दिल्ली बहुत दूर है। हम इतनी दूर अपनी बेटी की शादी कैसे कर सकते, और हम तो आपको जानते पहचानते भी नहीं हैं। ये सुनकर मोहित का तो जैसे मुंह ही उतर जाता है। मोहित मन ही मन सोचता है, हे भगवान, मुझे नहीं लगता कि मेरा ईशानी से रिश्ता पक्का हो पाएगा। लेकिन तभी शुभम कहता है, बहन जी, हम आपकी बात को समझ सकते हैं। आप हमें नहीं जानते और यह भी सच है कि दिल्ली शिमला से बहुत दूर है। लेकिन मेरे एक दोस्त हैं अनिमेश जी, वो यहीं शिमला में रहते हैं। वो यहाँ के एक प्रसिद्ध बिजनेसमैन है। मुझे विश्वास है कि आप लोग भी उन्हें जरूर पहचानते होंगे। क्या बताया? अनिमेश जी? अरे हाँ, वो तो यहाँ के बहुत ही इज्जतदार व्यक्ति है और मैं भी अक्सर उनके यहाँ पहले सब्जियां दिया करता था। वो मुझे भी बहुत अच्छे तरह जानते हैं, बल्कि मेरा तो उनसे बड़ा ही घनिष्ठ संबंध है। तो फिर भाई साहब देर किस बात की, आप उन्हें फोन लगाइए और उनसे हमारे बारे में पूछिए। आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। शिवानी की बात सुनकर विनोद अनिमेश जी को फोन लगाता है और सारी बातें बताते हुए कहता है, अनिमेश बाबू, ये लोग अपनी बिटिया ईशानी के रिश्ते की बात कर रहे हैं। आप बताइए, क्या यह रिश्ता करना हमारे लिए सही होगा? अरे भाई विनोद, तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। बहुत अच्छे लोग हैं वो लोग, और मोहित तो बड़ा ही प्यारा बच्चा है। ट्रांसफर से पहले मैं वहीं रहता था और वो हमारे पड़ोसी हुआ करते थे। तुम ईशानी बिटिया की शादी निश्चिंत होकर मोहित से तय कर दो। बातें करने के बाद विनोद सभी लोगों को सारी बातें बताता है। तब शिवानी कहती है, बहन जी, अब तो आपके मन को तसल्ली हो गई होगी। चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी को हम बड़े प्यार से अपने घर की बहू बनाकर रखेंगे और बहुत खुश रखेंगे। ठीक है बहन जी, अंधे को तो आंखें ही चाहिए होती हैं। हम ईशानी के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे थे और मोहित से अच्छा लड़का हमारी बिटिया को और कहाँ मिलेगा। हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का समझिए। ठीक है बहन जी। भाई साहब, हम पास के ही होटल में रुके हैं। हमारे घर में भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, हमें कुछ नहीं चाहिए। बस आप जल्दी से ईशानी और मोहित की शादी करवा दीजिए और हमारी बहू को विदा करके हमारे साथ घर भेज दीजिए। ईशानी के माता पिता इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं ईशानी भी बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन मंदिर में ईशानी और मोहित की शादी हो जाती है और ईशानी के माता पिता उसे बड़े प्रेम से विदा कर देते हैं। मोहित अपने परिवार के साथ ईशानी को भी लेकर अपने घर आ जाता है। घर के दरवाजे पर ही ईशानी को रोकते हुए शिवानी कहती है, ईशानी बहू, तुम यहीं रुको, मैं अभी आरती की थाली और कलश लेकर आती हूँ। शिवानी आरती की थाली और कलश लेने अंदर जाती है। तब कोमल ईशानी से कहती है, देखो ईशानी, तुम्हारा भतीजा भी तुम्हें देखकर कितना खुश हो रहा है। कोमल की बात सुनकर ईशानी और मोहित एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। तब तक शिवानी कलश और आरती की थाली ले आती है। कलश को सामने रखकर शिवानी ईशानी की आरती उतार कर कहती है, ईशानी बहू, कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। ईशानी दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है। वो अपने घर को देखकर बहुत खुश हो जाती है। ईशानी और उसका परिवार सोफे पर बैठकर एक दूसरे से बात ही कर रहे थे कि तभी मोहित के सभी दोस्त वहां आ जाते हैं और मोहित से कहते हैं, मोहित, शादी मुबारक हो। आखिर तो ईशानी भाभी को घर ले ही आया। भाई, प्यार तो ऐसा हो। ईशानी भाभी, आपने हम लोगों को पहचाना या नहीं? अरे भाई, अब शादी हो गई है, भाभी हमें क्यों पहचानेंगी? अपने कस्टमर को कौन याद रखता है? देवर जी, पहले आप लोग कस्टमर थे और अब मेरे देवर हो गए हो, और अपने देवरों को कोई नहीं भूलता। मुझे आप सब अच्छी तरह याद हैं। ईशानी की बात सुनकर मोहित के दोस्त खुश हो जाते हैं और इस तरह ईशानी अब मोहित के साथ खुशी खुशी दिल्ली में रहने लगती है और अपना जीवन गुजारने लगती है।